Hi बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज योर सुपर एजुकेटर शिप्रा मिश्रा। तो मैं हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर। मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और आज आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th का आपकी बुक हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा यहाँ पर इसको पढ़ने में आने वाला है और हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इसे कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू हो जाते हैं। याद रखिए कि जब मेरे साथ में आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप ऑथर्स को कभी नहीं भूल सकते। मेरी क्लास में वो अलाउड ही नहीं है। ऑथर से ही चैप्टर शुरू होता है, तो इसी वजह से जल्दी से कर दीजिए ऑथर ओपी। इस चैप्टर को किसने लिखा है? इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो जल्दी से खुशवंत सिंह जी ओपी कर दीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुली इस चैप्टर को यहाँ पर लिखा गया है। जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर ओपी करेंगे। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना कि ऑथर जब भी आप याद रखते हो तो उन्हें आंसर्स में डालने से आंसर का क्वालिटी बढ़ता है। एट द सेम टाइम आपका आंसर काफी वजनदार हो जाता है ना। तो इसके लिए ऑथर्स को हमेशा याद रखो एंड ऑफ कोर्स इनकी स्टाइल की अगर 2-3 लाइंस याद रखोगे तो इट विल ओनली हेल्प। तो खुशवंत सिंह जी जो है बेस्ट नोन इंडियन राइटर्स ऑफ टाइम्स रह चुके हैं, आपको पता है। मतलब एक टाइम पर इनका नाम जो है बहुत ही चला करता था और अभी भी वन ऑफ द लेजेंड्स हैं ये। आपको इनके पूरे के पूरे राइटअप्स के अंदर वो खुशबू देखने को मिलेगी जो शायद भारत के राइटर्स ने खो दी है पार्टीशन के बाद में, क्योंकि ये पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद इन दोनों ही एरा को समझाने के लिए एकदम परफेक्ट राइटर रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे स्टोरी के अंदर इनकी ग्रैंड मॉम की, जिनका इन्होंने पूरा एकदम ब्यूटीफुली एक स्केच यहाँ पर हमें दिया हुआ है। बताया गया है कि कैसे उनकी ग्रैंड मॉम थी और उनके साथ इनका कैसा रिश्ता था। तो हम लोग का रिलेशनशिप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो बहुत अच्छा होता ही है। हमें मॉम डैड की डांट और मार से वो बचाते हैं, बट इसके साथ साथ में वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। एक अजीब सा दोस्ती का रिश्ता उनके साथ में जरूर जुट जाता है। पर कभी कभी समय के चलते, हम लोगों को टाइम ना मिलने के चलते और लाइफ की साइकिल की वजह से हम उनसे दूर हो जाते हैं। अब देखो यार, ये आपके हाथ में तो है नहीं कि आप स्कूल जाओगे, फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाओगे, फिर इसके बाद में आपने मास्टर्स कहीं से करना है, कहीं से पीएचडी करना है, कहीं से नहीं तो जॉब करना है, ठीक है, कहीं सेटल होना है। इस पूरे के पूरे लाइफ साइकिल के अंदर हम कभी कभी अपने अपनों से दूर हो जाते हैं। ये कहानी बड़े ही ब्यूटीफुली बस उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको खुशवंत सिंह जी की जिंदगी में। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन। यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं अपनी ग्रैंड मॉम का और बताते हैं, मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती है, काफी बूढ़ी थी। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. वो इतनी ही बूढ़ी और ऐसे ही झुर्रियों वाली थी लगभग 20 साल से, जब से मैं उन्हें जानता था। हमारी दादी माँ की इमेज हमारे दिमाग के अंदर फिक्स होती है। हम जब से उन्हें देख रहे होते हैं वो वैसी ही होती है। ऐसा लगता है कि जब से हम उन्हें देख रहे हैं वो बूढ़ी है और बस वो बूढ़ी ही है और सारे सालों में बस वो वैसी ही दिखती है। एग्जैक्टली ऐसी ही खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मॉम थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग तो कहा करते थे कि एक जमाने में मेरी दादी माँ खूबसूरत हुआ करती थी, इनफैक्ट उनका एक पति भी था। ये क्या बात है? बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। खुशवंत सिंह जी बोलते हैं इस पे तो यकीन करना ही मुश्किल था। मेरी दादी माँ यंग, प्रिटी, इनका एक हस्बैंड भी था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब यहाँ पर ये कहानी पे, हस्बैंड वाली कहानी पर यकीन करना तो आसान था, क्योंकि मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट यानी कि उनकी पिक्चर हंग अबाउ द मेंटल पीस, टंगाई गई हुई थी मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। तो आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे ड्राइंग रूम के अंदर एक जगह होती है जहां पर फायर प्लेस है, ठंडी जगहों में हीटर रखने के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया जाता है या आग जलाने के लिए उस जगह का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो फायर प्लेस जब बनाया जाता है तो उसे एकदम वुड से एकदम ऐसे अलग से पार्टीशन किया जाता है।
ये जो वुड का एक पीस है जो इसके ऊपर लगा हुआ है उसे मेंटल पीस कहते हैं, और उसी के ऊपर ग्रैंड फादर की पिक्चर टंगी हुई थी। He wore a big turban, वो बड़ी सी पगड़ी पहनते थे, लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी जो उनके चेस्ट को कवर कर लेती थी। He looked at least 100 years old. पिक्चर में देखकर ऐसा लग रहा था कि कम से कम नहीं भी तो 100 साल के तो ये होंगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उन्हें देखकर कतई ऐसा नहीं लगता था कि इनकी बीवी या बच्चे हो सकते हैं। अरे उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था as if he could only have lots and lots of grandchildren. as if इनके केवल ढेर सारे बच्चे ना ढेर सारे पोते और पोतियां होंगे, मतलब इनके खूब सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। इन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि इनके बच्चे या फिर इनकी बीवी हो सकती है। दैट मीन्स वो एकदम जगत दादाजी लगते थे। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. अब उन्होंने ये तो एक्सेप्ट कर लिया था कि ग्रैंड मॉम का एक हस्बैंड था जो कि उनके दादाजी थे, क्योंकि उनकी पिक्चर वहां लगी हुई थी, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि ग्रैंड मॉम कभी यंग या प्रिटी भी रहा करती होंगी, क्योंकि ये बिलीव कर पाना ही बहुत ही ज़्यादा रिवोल्टिंग था, एकदम उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट था। इट वॉज वेरी हार्ड बिलीव कर पाना कि वो इतनी सुंदर कभी दिखा करती होंगी, जवान कभी हुआ करती होंगी। She often told us of the games she used to play as a child. अब दादी अम्मा अपने ज़माने के कहानियाँ सुनाती थी, तो बताती थी कि मेरे ज़माने के अंदर मैं कौन से गेम्स खेला करती थी। अब दादी माँ जब अपने ज़माने के गेम्स के बताती थी कि वो बचपन में कौन से गेम्स खेला करती थी, तो ये बात बहुत ही अपसर्ड उन्हें लगती थी। ये बात उन्हें बहुत ही अपसर्ड लगती थी, बहुत ही इलॉजिकल लगती थी, बिना सर पैर की लगती थी। दादी माँ आप बच्ची हुआ करती थी, दादी माँ आप ये गेम खेला करती थी। अच्छा अपसर्ड तो अपसर्ड, अनडिग्निफाइड भी लगती थी। शोभा देता है आपको सितोलिया खेलना? हाँ, शोभा देता है आपको गली क्रिकेट खेलना? तो एक तो दादी जी की ये बात अपने आप में बहुत ही मतलब हार्ड टू बिलीव लगती थी, इलॉजिकल लगती थी। उसके ऊपर से ऐसा लगता था दादी माँ ये तुम्हें शोभा देता है ऐसा ऐसे खेलना? And we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. इसी वजह से, क्योंकि अभी ये बातें जो है दादी माँ को बचपन में इमेजिन करवाती थी, बचपन में भी दादी जी खेल रही होंगी, ये सब कुछ यकीन करना इतना मुश्किल था कि सब लोग उन्हें प्यारी कहानियों की तरह ट्रीट करते थे। फैबल्स का मतलब होता है कहानियाँ, तो कहानियों की तरह ट्रीट करते थे फैबल्स। और प्रॉफिट का मतलब होता है सेंट्स, जो संत होते हैं। तो संत महात्मा जो कहानियाँ सुनाते हैं हम लोगों को, जिसके अंदर हम लोग अपने सुपर हीरोज़ के बारे में, हमारे सुपर हीरोज़ के बारे में सुनते हैं, ये ऐसी ही लगती थी, ये कहानियाँ ऐसी ही लगती थी जैसे दादी माँ बस ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं, इनमें सच्चाई नहीं दिखती थी। ठीक है, ऑल राइट, फिर क्या हुआ देखो। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से थोड़ी छोटू सी, मोटू सी और झुकी हुई थी। ठीक है, तो वो थोड़ी सी छोटू थी, थोड़ी सी मोटू थी, थोड़ी झुकी हुई रहती थी। Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका फेस पे क्रिस क्रॉस बना हुआ था रिंकल्स का, हर जगह से लेकर हर जगह तक बस रिंकल्स ही थे। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। यकीन ही नहीं हो रहा, नहीं यकीन हो रहा यंग और प्रिटी वाली बात पर। अब तो हमें यकीन ये बात पर हो चुका है कि 20 साल से जैसे मैं उन्हें जानता हूं ना, बस वो वैसी थी, वो बूढ़ी थी। ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. मुझे सिर्फ एक बात पे यकीन है कि वो बूढ़ी थी, इतनी बुरी तरीके से बूढ़ी थी कि इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और ऐसी ही रह रही थी 20 सालों से। इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी वो, और ऐसे ही 20 साल से रह रही थी वो। यकीन ही नहीं होता कि वो कभी भी जवान हो सकती थी।
She could never have been pretty, but she was always beautiful. यकीन ही नहीं होता कि वो कभी प्रिटी थी, पर वो खूबसूरत जरूर थी। अब मुझे नहीं पता कि वो बाहर से प्रिटी कब दिखा करती होंगी अपने जवानी के अंदर या नहीं, उन्हें इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है। पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि मेरी दादी माँ खूबसूरत बहुत थी, क्योंकि उनका दिल मैं जानता था। She hobbled about the house in spotless white. अब वो क्या करती थी, वो पूरे के पूरे घर के अंदर बस हॉबल करके घूमा करती थी। पूरे के पूरे घर के अंदर आराम से ऐसे घूमा करती थी, पूरा घर एकदम ऐसे ना घूम घूम के चक्कर लगा लगा कर देख लिया करती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट यानी कि एकदम चमकदार सफेद कपड़ों में। वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट to balance her stoop and other telling the beads of her rosary. अब एक हाथ अपनी वेस्ट अपने कमर पर रखती थी ताकि अपने स्टूप, अपने जो बॉडी पॉस्चर है, अपने बॉडी को वो बैलेंस कर सके, और दूसरे हाथ में रोजरी यानी कि माला पकड़े हुए रहती थी और बस पूरे घर के अंदर घूमा करती थी दादी माँ। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके silver locks यानी कि उनके सफेद बाल जो थे वो scattered यानी कि बिखर जाते थे। उनके सफेद बाल बिखर जाते थे। अनटाइडली मतलब एकदम यूरोप एक मैनर में नहीं बिखरते थे, एकदम ऐसे ऐसे बिखर जाते थे और कोई मैनर नहीं था, एकदम फैल जाते थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके ये सफेद बाल उनके पीले पड़े हुए फेस पे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके फेस से वो चार्म, वो कलर जो है वो जाता रहता है, तो उनका फेस एकदम पीला, एकदम कलरलेस दिखता था। तो उनका वो पेल पकड़ यानी कि जो पूरा एकदम रिंकल से भरा हुआ फेस था, तो पूरा रिंकल से भरे हुए फेस पे उनके वो बाल एकदम से फैले हुए होते थे। Her lips constantly moved in inaudible prayer, और उनके लिप्स जो है बस उनके वो लिप्स चला करते थे inaudible prayer। वो कॉन्स्टेंटली बस उनके लिप्स मूव किया करते थे, वो प्रेयर बोला करती थी जो हमें सुनाई नहीं देती थी, पर वो अपनी प्रेयर को कंटिन्यू किया करती थी। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो खूबसूरत थी। तो पूरे घर में चक्कर लगाया करती थी, बाल बिखरे रहते थे, हाँ अपने फेस पे उनके पूरे बाल आ रहे होते थे, और बस उनके होठों पे ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम था, और बस वही नाम जपते रहती थी वो पूरे टाइम। हाँ मेरी दादी माँ बहुत खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. बोला वो तो एक विंटर लैंडस्केप जैसी थी, एक विंटर लैंडस्केप जैसी थी। ऐसा नहीं होता जैसे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्नो बिछी होती है, तो बस वो उस विंटर लैंडस्केप के जैसी थी। एक माउंटेन्स के अंदर वो एक एक्सपांस थी प्योर वाइट सेरेनिटी का। जैसे आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पहाड़ है और हर जगह बस दूर दूर आपको स्नो देखने को मिलती है, मेरी दादी माँ उसे रिप्रेजेंट करती थी। वो जितना शांत है, वो जितना खूबसूरत है, मेरी दादी माँ वैसी थी। मेरी दादी माँ चलता फिरता एग्जाम्पल था पीस और कंटेंटमेंट की। वो चलती फिरती एग्जाम्पल थी पीस और कंटेंटमेंट की। उनके अंदर एक शांति थी, एक संतोष था। कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, तो उनके अंदर एक संतुष्टि थी और शांति थी। ऐसी थी मेरी दादी माँ। हाँ वो खूबसूरत थी। ऑलराइट, आगे देखिए। My grandmother and I were good friends. तो हमने अभी ऑलरेडी 2 स्लाइड्स के अंदर ग्रैंड मॉम का पूरा कैरेक्टर स्केच देख लिया, उनका पूरा स्केच देख लिया। आप देखते हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। ग्रैंड मॉम और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together.
मेरे माँ बाप मुझे उनके साथ छोड़ गए सिटी में रहने के लिए, और तब से मैं मेरी दादी माँ के हमेशा साथ रहा। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठाया करती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार भी किया करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope I would listen and get to know it by heart. और फिर क्या, फिर वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर, अपनी सुबह की प्रेयर बोलती थी एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में। मोनोटोनस का मतलब होता है जिसमें कोई बदलाव ना हो, जो ऐसे ही चलता जाए। तो वो मोनोटोनस तरीके से अपनी प्रेयर बोला करती थी, अपने भजन बोला करती थी जब वो मुझे नहलाया करती थी, जब मुझे तैयार किया करती थी, इस उम्मीद के साथ कि मैं भी उस प्रेयर को, उन भजनों को सुनूंगा और याद कर लूंगा। I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज से प्यार था, पर कभी मैंने उनकी इन प्रेयर्स को याद करने का नहीं सोचा। Then she would fetch my wooden slate. फिर क्या, फिर वो लेकर आती थी, फेच का मतलब होता है लेकर आना, वो लेकर आती थी मेरी वुडन स्लेट जिसको वो ऑलरेडी धो चुकी होती थी और येलो चौक से प्लास्टर कर चुकी होती थी। फिर वो एक इंक पॉट लेकर आती थी जो अर्दन था। अर्दन इंक पॉट का मतलब क्या होता है? अर्दन का मतलब क्या होता है? जो कि मिट्टी से बना, ठीक है। तो एक वो इंक पॉट लेकर आती थी, मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट लेकर आती थी, और एक रेड पेन लेकर आती थी। तो एक स्लेट होती थी, एक इंक पॉट होता था, एक रेड पेन होता था, और बस tie them all in a bundle and hand it to me. उनको सबको एक बंडल में टाई करके और मुझे दे दिया करती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. और दादी माँ का थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शुगर तो आप जानते ही हो। तो फिर हम नाश्ता किया करते थे स्टेल यानी कि बासी चपातीज का नाश्ता किया करते थे। ये मोटी मोटी चपातीज पे वो बटर यानी कि घी लगा दिया करती थी, थोड़ी सी चीनी डाल दिया करती थी, और ये खाकर हम स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। All right, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. अपने साथ में न जाने कितनी बासी रोटियां वो गली के कुत्तों के लिए भी लेकर चलती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरा स्कूल टेम्पल से अटैच था। The priest यानी कि पुजारी जी taught us the alphabet. हमें ABCD सिखाया करते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाया करते थे। While the children sat in rows, हम रोज में बैठा करते थे on either side of the veranda, singing the alphabets or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. तो बोला हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक वैरेंडा के अंदर एक लाइन यू बन जाती थी और दूसरी लाइन यू बन जाती थी, और हम सब लोग बस एक ही राग के अंदर आराम से हमारे कभी अल्फाबेट्स तो कभी प्रेयर्स बोला करते थे। और मेरी जो दादी माँ थी वो टेम्पल में बैठा करती थी और वहां बैठकर अपने स्क्रिप्चर्स यानी कि होली बुक्स, होली किताबें जो थी, बस वो किताबें पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों का काम हो जाता था, मैं पढ़ लेता था, वो अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, अपना पूजा पाठ कर लेती थी, तो हम दोनों ही घर की ओर निकल पड़ते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. यहीं पर हमें गांव के डॉग्स मिला करते थे टेम्पल डोर पे, उन्हें पता था कि हम यहीं से निकलेंगे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. फिर क्या, वो हमें हमारे घर तक फॉलो किया करते थे, एकदम ग्राउल करते थे, गुर्राते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? क्योंकि वो चपातीज जो हम उनके ऊपर फेंका करते थे, उसे कैच करते थे, एक दूसरे के साथ लड़ते थे और हमें हमारे घर तक छोड़ दिया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us.
जब मेरे माँ बाप सिटी के अंदर सेटल हो गए थे तो उन्होंने हमारे लिए बुलावा भेजा। That was a turning point in our friendship, और वही हमारे फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। वहीं से हमारी फ्रेंडशिप बदल गई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप, और वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब उनके पेरेंट्स ने उनके लिए बुलावा भेजा। ऐसा क्यों था? वाई वॉज दिस अ टर्निंग पॉइंट? ये क्यों था एक टर्निंग पॉइंट? देखना रीजंस। Although we had shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम एक ही कमरे में रहते थे पर ग्रैंड मॉम मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। I used to go to an English school. मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा करता था और मोटर बस से जाया करता था। चेंज आ गया ना? विलेज के अंदर ग्रैंड मॉम उनके साथ में जाया करती थी, पर यहाँ पर वो मोटर बस से स्कूल जाया करते थे। There were no dogs in the streets. वहाँ पर कोई कुत्ते भी नहीं मिलते थे उन्हें स्ट्रीट्स पे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब वो इतनी एनिमल लवर थी कि यहाँ पर उन्हें जब डॉग्स नहीं मिलते थे खाना खिलाने के लिए तो उन्होंने अपने कोर्ट यार्ड में, जो उनके सिटी हाउस के अंदर एक बरामदा था, एक खाली जगह थी, उस खाली जगह के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ पर वो चिड़ियाओं को खाना खिलाने लग गई थी। बदलाव आ रहा था। As the years rolled by, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम एक दूसरे से कम मिलने लगे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप। कुछ समय तक वो मुझे उठाया करती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, और जब मैं वापस आता था मुझसे पूछती थी, बच्चा स्कूल में क्या पढ़ाया तुम्हें, टीचर ने क्या सिखाया। I would tell her English words. मैं उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताता था। मैं उन्हें वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था एंड लर्निंग्स के बारे में बताता था। लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा। बस यही सारी चीज़ें जो मुझे स्कूल में पढ़ाया जाती थी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं मेरी ग्रैंड मॉम को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। क्वेश्चन आता है, व्हाट मेड हर अनहैप्पी? ये इस चीज़ को सुन के ग्रैंड मॉम अनहैप्पी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि शी कुड नॉट हेल्प मी विथ लेसन, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ समझ नहीं आता था, वो मुझे पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and scripture. उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये इंग्लिश स्कूल में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इनफैक्ट वो तो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी, बहुत दुख में थी उन्हें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इतने बड़े स्कूल में भगवान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इतने बड़े स्कूल में स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। One day I announced that we were being given music lessons and she was very disturbed. फिर क्या? फिर एक बार मैंने अनाउंस कर दिया, दादी माँ हमें स्कूल में म्यूजिक सिखाया जा रहा है। इतने में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। ऐसा क्यों था? ऐसा इसके लिए था, टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। एक्चुअली उनके लिए म्यूजिक एक अच्छी चीज़ नहीं थी। उनका ये मानना था कि म्यूजिक इनडिसेंट है, म्यूजिक अच्छे घर के लोग नहीं किया करते। उनका मानना था इट वॉज मोनोपोली। मोनोपोली मतलब जब किसी एक के हाथ में ताकत हो। इट वॉज मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स। उनका ये मानना था कि प्रोस्टिट्यूट्स और बेगर्स की मोनोपोली थी म्यूजिक पे, केवल यही लोग गाना बजाना किया करते थे। इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, ये अच्छे घर के लोगों के लिए नहीं। She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट वो एकदम से चुप हो गई और उनकी चुप्पी में ही था उनका डिसअप्रूवल, उनका ना कहना। She rarely talked to me after that. उसके बाद में उन्होंने मुझसे बात तक नहीं करी।
When I went up to the university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. फिर क्या, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे अपना खुद का रूम दे दिया गया. अब हम दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक था वो भी झटक गया, वो भी टूट गया. क्योंकि अब हम पहले तो हम एक रूम में रहते थे, अब तो हमारे रूम्स भी अलग हो गए थे. दैट मीन्स हम दोनों के बीच का एक कॉमन लिंक भी जो था वो टूट गया. My grandmother accepted her seclusion with resignation. उन्होंने अपना अकेलापन रेजिग्नेशन के साथ एक्सेप्ट किया. नेचुरली वो नई लोगों से अलग रहना चाहती थी. वो गांव में रही हुई थी जहाँ पे उनके दोस्त थे, उनकी एक जिंदगी थी. यहाँ पर सिटी में उनका कोई नहीं था. अब वो अकेले हो गई थी और जिम्मेदारियों ने उन्हें अकेले कर दिया था. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. फिर क्या, फिर वो अपना चरखा चलाती रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी. From sunrise to sunset, she sat by the wheel, spinning and reciting prayers. सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ चरखा चलाती रहती थी, अपनी prayers बोलती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा सा आराम करती थी और चिड़ियाओं को खाना खिलाया करती थी. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. इसके बाद में क्या, वो बरामदे में बैठ जाती थी और ब्रेड के बहुत सारे टुकड़े कर लिया करती थी. इतने हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, छोटे छोटे चिड़िया वहां पर इकट्ठा हो जाते थे और वहां पर एक वेरिटेबल बेडलैम्प बना लिया करते थे चॉपिंग से. पूरा का पूरा आंगन चीची 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 से झूम उठता था. ठीक है. अच्छा, एक्चुअली वेरिटेबल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा अनोखा यहाँ पर, और बेडलैम्प का मतलब होता है एक होता है ना, एक कमोशन होता है, एक आवाज होती है, एक शोर होता है. पर अच्छा, Some came and perched on her legs, others on her shoulder, some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. कुछ आते थे, आकर बैठ जाते थे, पर्च करते थे, उनके पाँव पर बैठ जाते थे, ऐसे 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 किया करते थे, शोल्डर पे ऐसे ऐसे किया करते थे, सर पर बैठ जाते थे. वो मुस्कुराती थी पर उन्हें कभी भी भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके जिंदगी का, उनके दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब्रॉड जाऊंगा आगे की पढ़ाई करने के लिए, और मुझे लगा मेरी ग्रैंड मॉम अपसेट हो जाएगी. मैं 5 साल के लिए दूर जाने वाला था और उनकी उम्र में वन कुड नेवर टेल, कुछ कहा नहीं जा सकता था. हो सकता था कि 5 साल बाद जब मैं वापस आऊं दादी माँ जिंदा ही ना रहे. बट माई ग्रैंड मदर कुड, बट शायद मेरी ग्रैंड मदर को पता था कि वो जिंदा रहेंगी. She was not even sentimental. उन्होंने तो बिल्कुल भी इमोशंस वहां पर नहीं दिखाए थे. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. वो मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने तो आई थी पर उन्होंने कोई भी बात नहीं की थी, कुछ भी इमोशन शो नहीं किए थे. Her lips moved in prayer. उनके लिप्स अभी भी प्रेयर में चले जा रहे थे. Her mind was lost in prayer. और उनका दिमाग जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर में ही खोया हुआ था. Her fingers were busy telling the beads of a rosary. और वो अपने हाथों से अपनी उंगलियों पर भगवान के नाम जप रही थी, माला जप रही थी. Silently, she kissed my forehead when I left, and I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. फिर क्या, चुपचाप उन्होंने मुझे किस किया, मेरे फोरहेड, मेरे माथे पे, और जब मैं वहां से चला गया मैंने उसे चेरिश यानी कि खूब याद किया. वो एक इम्प्रेशन, वो जो इम्प्रिंट था, वो जो उन्होंने मुझे किस किया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद ये आखिरी फिजिकल टच है हम दोनों के बीच में. शायद हो सकता है कि इसके बाद में मैं उनसे कभी ना मिल पाऊं. But that was not so. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. After 5 years, I came back home and was met by her at the station. मैं 5 साल बाद वापस आया और मैंने उन्हें स्टेशन पर ही पाया. She did not look a day older. एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी वो, एक दिन भी.
She still had no time for words. अभी भी उनके पास बातें करने का कोई समय नहीं था जब उन्होंने मुझे झप्पी दी, क्लैस्प किया, जब उन्होंने मुझे झप्पी दी, in her arms I could hear her reciting her prayer. जब उन्होंने मुझे झप्पी दी थी तब मैं सुन पा रहा था कि अभी भी वो प्रेयर्स पढ़ रही हैं. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows. मैं पहले दिन आया था और पहले दिन भी उनके लिए सबसे ज्यादा खुशनुमा पल जो उनका था वो था वो स्पैरोज के साथ में आधा घंटा जिसमें वो उन्हें खाना खिलाती थी. और क्यों नहीं होगा, इस पूरे सिटी के अंदर अगर किसी ने उन्हें उतना अपनापन फील कराया था तो वो स्पैरोज ही तो थी. Whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब यहाँ पर उस दिन वो बैठी थी और बैठकर स्पैरोज को खाना खिला रही थी. खाना खिलाते खिलाते, इनफैक्ट आज वो ज्यादा खाना खिला रही थी और खाना खिलाते खिलाते फ्रिवलिस रिब्यूक्स वहां पर देखने को मिल रहे थे. मुझे प्यार से डांट लगा रही थी, मुझे प्यार से डांट लगा रही थी. ऐसे जाता है कोई अपनी दादी माँ को छोड़कर? एक बार भी ख्याल नहीं आया 5 साल के अंदर. उन्हें खाना खिलाते खिलाते उन्हें प्यार से डांट लगा रही थी. फ्रिवलिस रिब्यूक्स, हल्की फुल्की स्कॉल्डिंग जो होती है. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम में तो वो पूरी तरीके से ही बदल गई. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने आज पूजा नहीं की. शी कलेक्टेड विमेन ऑफ द नेबरहुड. वो अड़ोस पड़ोस से कुछ औरतें बुलाकर लेकर आ गई. एक पुराना ढोल भी लेकर आई थी. स्टार्टेड टू सिंग, और गाना बजाना शुरू कर दिया. For several hours, she thumbed the sagging skin of the dilapidated drum. न जाने कितने घंटों तक, thumbed यानी के बजाना, sagging skin, sagging मतलब जो निकल रही है, कमजोर, skin, skin of dilapidated drum, ढोल होता है, उसके आजू बाजू की जो skin होती है, उसे हम कहते हैं skin. sagging वो निकल रही थी, dilapidated यानी फटा पुराना ढोल बस वो बजाए जा रही थी. And sang of the homecoming of the warriors. उन्होंने फिर इसके बाद में वो बजाते बजाते homecoming of warriors यानी कि गीत गाए जब उनका पोता यहाँ पर वापस आया था. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. हाँ जी, तो अभी हमें उन्हें रोकना पड़ा, हमें उन्हें परसुएड करना पड़ा. अरे रुक जाओ दादी माँ, अरे रुक जाओ दादी माँ, कहीं आपको ओवर स्ट्रेनिंग ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर ज्यादा जोर ना पड़ जाए, आप एकदम ओवरडू मत करो इसे. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर. ये पहली बार था कि जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने पूजा नहीं की थी. The next morning she was taken ill. फिर क्या, अगले ही सुबह वो बीमार पड़ गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. हल्का फुल्का बुखार था और डॉक्टर ने कहा था कि ये चला जाएगा. But my grandmother thought differently. पर मेरी ग्रैंड मॉम को कुछ और ही लग रहा था. She told us that her end was near. उन्होंने बताया कि ये बुखार नहीं है, ये मेरा बुलावा आ चुका है. She said that since the only few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. बोला बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि मैं ये धरती छोड़कर चले जाने वाली हूँ और कुछ ही घंटों पहले मैंने पूजा करना छोड़ दिया. अब मैं तुम्हारे साथ बातचीत कर कर अपना समय व्यर्थ नहीं करूंगी. अब मैं तुमसे बात करके अपना समय वेस्ट नहीं करूंगी. मैं सिर्फ और सिर्फ प्रे करना चाहती हूं. तो उन्होंने अपने आखिरी समय में प्रेयर करना शुरू कर दिया. वी प्रोटेस्टेड. हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, नहीं दादी माँ आप आराम करो, आप प्रे नहीं कर सकते हो अभी. बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट. बट उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया. She lay peacefully in bed, praying and telling her prayers. वो आराम से सो रही थी, प्रे कर रही थी, माला जप रही थी. Even before we could suspect. इससे पहले कि हमें अंदाजा भी लग पाता. Her lips stopped. उनके होठ रुक गए. Stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. उनके होठ रुक गए. अब वो प्रेयर नहीं कर रही थी और उनकी बेजान उंगलियों से वो माला गिर गई. A peaceful pallor spread on her face. एक अजीब सा ग्लो,
एक शांति भरा ग्लो उनके फेस पर आ गया एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और हम जान गए थे कि वो हमें छोड़कर जा चुकी है। We lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. हमने उन्हें बेड से उठाया, रिवाज अनुसार धरती पर लिटा दिया और उन्हें कफन से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों का शोक मनाने के बाद में हम अरेंजमेंट करने निकल पड़े उनके अंतिम संस्कार की। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. फिर शाम को हम उनके रूम में गए उनकी अर्थी लेकर, ताकि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा सके। The sun was setting, सन डूब रहा था, and had lit her room, और उनके रूम के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। बरामदे के अंदर एक ब्लेज, एक चमक थी गोल्डन लाइट की। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और इसीलिए हम बस कुछ ही दूर रुक गए। ऑल ओवर द वेरेंडा, पूरे बरामदे के अंदर, इन हर रूम, उनके रूम में, राइट अप टू वेयर शी ले डेड, सिर्फ wrapped in the red shroud, जहां तक उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस रेड श्राउड में कवर्ड, thousands of sparrows sat scattered on the floor. हजारों की तादाद में स्पैरोज वहां पर इकट्ठे हुए थे। There was no chirping, और वो आवाज नहीं कर रहे थे। वो वहां अपनी दादी माँ का शोक मनाने आए थे। We felt sorry for birds and my mother fed some bread for them. हमें उनके लिए बुरा लग रहा था, इसीलिए मेरी माँ ने उनके लिए कहीं से ब्रेड लेकर आया। She broke it into little crumbs, उन्होंने उसके टुकड़े किए, the way my grandmother used to, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी, and threw it to them, और उन्हें फेंक दिया। The sparrows took no notice of the bread, उन्होंने उस ब्रेड को बिल्कुल देखा तक भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम मेरी ग्रैंड मॉम के कॉर्प्स को लेकर चले गए थे, उनकी डेड बॉडी, कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी, उनकी डेड बॉडी को लेकर चले गए थे, वो चुपचाप वहां से उड़ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले ही दिन स्वीपर ने ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल। कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है कि कैसे हम लोग अच्छे दोस्त से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, जहां आप इसी तरीके से अपने सारे इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, बाकी सारे एजुकेटर्स के साथ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। अभी चल रहा है अनलॉक 20, जहां पर आपको मिल रहा है 20% डिस्काउंट। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है SDC18 और आपको मिल जाएगा 20% डिस्काउंट। तो आई विल सी यू ऑन प्लस, चेक ऑल द डिटेल्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।